हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आरबीएससी द्वारा राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 की किताब राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, इसकी सिंपल रीडिंग कर रहे हैं। और आज हम पार्ट 2 करेंगे, यानी पार्ट 1 के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पे 20 रियासतें थी, जिसमें 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम रियासत थी। उन्होंने 1823 तक आते आते अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। संधि की कुछ शर्तें थी, वो भी हमने पढ़ी। मराठे राजस्थान की रियासतों में इंटरफेयर कर रहे थे। अब उनको हटाने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए यहाँ के राजाओं ने अंग्रेज़ों के साथ संधि करी थी। ये सबसे अंतिम रियासत जो अंग्रेज़ों के साथ संधि करी 1823 में, करौली की रियासत थी। अब बात आती है खिराज की। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को ही आधार बनाया। मराठों को जो खिराज दिया जा रहा था उसी को बेस बनाया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के जो रियासती नरेश है उनको सुरक्षा तो प्राप्त हो गई, लेकिन उनको खोना पड़ा क्या? स्वतंत्रता। यानी अपने फॉरेन अफेयर उन्होंने किसके कंट्रोल में दे दिए? तो उन्होंने अंग्रेज़ों के कंट्रोल में दे दिए। उपर्युक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पे बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो व्यवस्था में जो प्रशासनिक कार्य थे उनमें हस्तक्षेप करने लगे। बात क्या हुई थी? सिर्फ फॉरेन अफेयर और मध्यस्थता वाला काम अंग्रेज देखेंगे, लेकिन वो डे टू डे काम में भी इंटरफेयर करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों से उदासीन रहने लगे, क्योंकि फॉरेन अफेयर तो पहले से ही अंग्रेजों के पास संधि के अनुसार चला गया, और इंटरनल मामलों में भी जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उससे राजा का काम क्या बच गया? वो तो निठल्ला हो गया, ठाला हो गया एकदम। तो शासन संबंधी कार्यों से राजा उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में क्या बन गए? तानाशाह बन गए। अब किसकी चलती? पॉलिटिकल एजेंट वही है, कर्तम करता सर्वे सर्वा। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा, यानी खिराज से तो राजा जो राजस्थान की रियासतें थी उनकी स्थिति में बदलाव आया ही, इसके अलावा समय समय पर कई अलग खर्चे भी थोप दिए। इससे आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। खिराज ले रहे हैं, ठीक है। अब राजाओं के कुछ सोर्सेस थे इनकम के, जैसे सांबर झील से नमक उत्पादन होता, तो उसका अपने पास ले लिया कंट्रोल अंग्रेज़ों ने। मेवाड़ में अफीम उत्पादन होता, उसका कंट्रोल अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने राज्य में सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित कर दी, और उन सैनिक टुकड़ियों पे जो खर्च होता उसका खर्चा भी कौन देता? वहाँ की रियासत देती। तो इकोनॉमिक साधन ले लिए, खिराज ले रहे हैं वो अलग, साथ ही उन सैनिक टुकड़ियों का खर्चा अलग से ले रहे हैं, ना कि उस खिराज से भरपाई कर रहे हैं। भारी खिराज, अगर खिराज काफ़ी ज़्यादा हो गया, टाइम पे चुकाया नहीं, तो उस पर ब्याज थोप दिया। और ये अन्य जो खर्चे प्लस सेसेस जो लगाए हैं, इससे क्या हुआ? राज्यों की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो कमज़ोर होने लग गई, धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। तो ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं हम? 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार हुई, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये स्थितियाँ थी। हमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया कि राजस्थान की रियासतें, सेंटर में वैक्यूम हुआ, दिल्ली में जो पावर का वैक्यूम हुआ उसको भरने का मराठों ने प्रयास किया। बाद में मराठे राजस्थान तक आए। राजस्थान के कुछ शासकों ने इंटरनल अफेयर में उनको इनवाइट किया, जिससे परेशान हुए। बाद में उनको काउंटर करने के लिए राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। फिर अंग्रेज उनको खिराज देने लगे, और विविध प्रकार के खर्चे और पॉलिटिकल एजेंट द्वारा तानाशाही का व्यवहार, इससे राजस्थान की जनता परेशान हुई, और स्थिति कहाँ तक पहुँच गई? 1857 के आसपास तक पहुँच गई। अब एक प्रश्न है राजस्थान के एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भले वो आरएएस का हो या चपड़ासी का एग्ज़ाम हो,
किसी में भी अक्सर पूछा जाता है। एक तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो रियासतें थी, 20 रियासतें, उनके शासक कौन थे। और दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट, जो छावनियाँ थी मोस्टली, उनमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो हम ये देखेंगे कि उस समय राजस्थान के रियासतों के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करेंगे कोटा, जयपुर और बूंदी। यहाँ के जो शासक थे 1857 की क्रांति के, उनका नाम है राम सिंह। यानी तीनों के ही शासक का नाम राम सिंह है। वो तीनों अलग अलग राम सिंह है भले ही, लेकिन उनका नाम क्या है, राम सिंह है। जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम है तखत सिंह। क्या नाम है जोधपुर के शासक का? तखत सिंह। तखत सिंह 1857 की क्रांति के समय कहाँ के शासक थे? तो ये जोधपुर के शासक थे। कहाँ के थे? जोधपुर के। जोधपुर के कौन थे? तखत सिंह। बूंदी के कौन थे? राम सिंह। जयपुर के कौन थे? राम सिंह। और कोटा के कौन थे? राम सिंह। भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह। भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। और धौलपुर के कौन थे? भरतपुर के बगल में कौन सी रियासत है? धौलपुर। तो भरतपुर के थे जसवंत और धौलपुर के थे भगवंत। ठीक है, जसवंत सिंह भरतपुर रियासत के शासक थे और भगवंत सिंह धौलपुर रियासत के शासक थे। उसके बाद सिरोही रियासत के शासक कौन थे? तो शिव सिंह। शिव सिंह है वो सिरोही रियासत के शासक थे। सिरोही के शासक शिव सिंह। ठीक है, धौलपुर की हमने बात करी, भगवंत सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह। अब देखो, जोधपुर के ऊपर बीकानेर, यहाँ के दोनों ही शासकों के नाम बड़े शानदार हैं। जोधपुर के तखत सिंह और बीकानेर के सरदार सिंह। ठीक है, बीकानेर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो ये थे सरदार सिंह। करौली रियासत, तो राजस्थान की रियासतों में एक आप जो टोंक वाली रियासत को छोड़ दो, क्योंकि वो कौन सी रियासत है? वो एक मुस्लिम रियासत है। तो वहाँ के तो शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। बाकी जितने भी शासक हैं उनके आगे क्या लगता है? सिंह। लेकिन इनके नाम के आगे मदन पाल लग रहा है। तो ये कहाँ के शासक है? करौली के शासक है। ठीक है, करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। फिर टोंक की, जैसा कि हमने बात करी, नवाब वजीरुद्दौला है, टोंक रियासत के शासक थे। बूंदी रियासत के शासक थे राम सिंह, हमने पहले बात कर ली है। अलवर रियासत के शासक कौन है? विनय सिंह। कौन है? विनय सिंह। अब देखो, अलवर राजस्थान दिल्ली से आता है, सबसे पहले कहाँ एंट्री करता है? अलवर में, है ना। सेंटर से कोई आ रहा है तो वो बंदा विनयशील होगा, उनका स्वागत करने वाला। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं कि विनय सिंह है वो अलवर रियासत के शासक थे। जैसलमेर रियासत के शासक है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कहाँ के शासक है? ये है जैसलमेर रियासत के शासक। और झालावाड़ के शासक है पृथ्वी सिंह हाड़ा। कौन है? पृथ्वी सिंह कहाँ के शासक है? झालावाड़ के। और प्रतापगढ़ के शासक है दलपत सिंह कहाँ के शासक है? प्रतापगढ़ के। बांसवाड़ा के शासक है लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के शासक है उदय सिंह। डूंगरपुर के शासक कौन है? उदय सिंह। डूंगरपुर के शासक उदय सिंह। तो एक बार फिर से देखते हैं, कोटा के राम सिंह हो गए, तखत सिंह जोधपुर के, जसवंत सिंह भरतपुर के, स्वरूप सिंह उदयपुर के, राम सिंह द्वितीय जयपुर के हैं, शिव सिंह सिरोही के हैं, भगवंत सिंह है वो धौलपुर के शासक है। और बीकानेर के शासक कौन है? बीकानेर के शासक है सरदार सिंह। करौली के शासक मैंने बताया आपको मदन पाल। टोंक के शासक वजीरुद्दौला। बूंदी के राम सिंह। अलवर के शासक विनय सिंह। जैसलमेर के शासक है रणजीत सिंह। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह हाड़ा। प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह कहाँ के? झालावाड़ के। बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक थे? 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के। और डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह। तो ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद आगे चलते हैं। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा के लिए और अपने जो सामंत थे उन पे नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 से 1823 के मध्य संधि की। सही बात है। संधि संपन्न होने के बाद सबसे पहला प्रयास राजपूत शासकों ने क्या किया? जो सामंत थे, कुछ ताकतवर सामंत थे, वो राजाओं से भी ऊपर हो रहे थे, उनकी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। क्योंकि अब उनके पास पावर आ गया। अंग्रेजों से एक तो आधुनिक हथियार वगैरह आ गए, अंग्रेजों के पास पावर ज़्यादा थी,
और वो पावर किसके साथ कनेक्ट होगी, वहाँ के लोकल राजा के साथ कनेक्ट होगी। तो सामंतों से मतलब ऊपर ही रहेंगे वो, सीधी सी बात है। तो उन्होंने उनकी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। पहले क्या होता था, सामंत सैनिक सेवा देते थे और उसके बदले वो मतलब उस क्षेत्र पे अपना अधिकार रखते थे और टैक्स वगैरह लेते थे। अब उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि सामंत सैनिक सेवा देते हैं, उसके बदले उनसे नगद रुपया वसूला जाएगा। सामंतों के कई विशेष अधिकार थे, जैसे कोई अगर किसी क्षेत्र का सामंत है, अब यहाँ पे कोई बंदा आके बसना चाहता है तो पहले सामंत से अनुमति आवश्यक थी, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, सामंतों से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी इस प्रकार के शुल्क वसूल करते थे और बदले में व्यापारियों को सुरक्षा देते थे। तो इन सब विशेष अधिकारों को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था और उनकी प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ी। 19वीं सदी का पूर्वार्ध था ना, तो पहले राजा का पावर ज़्यादा था, फिर सामंत एकाएक उठ खड़े हुए और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन अब क्या हुआ, स्थितियाँ इस प्रकार से होगी, टैक्स लगाने की शक्ति कम कर दी और अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही सैनिक सेवा के बदले उनको पैसे देने पड़ते थे। तो उनकी सामंतों का जो वर्चस्व था उसमें कमी आई और वो उतने प्रतिभाशाली नहीं रहे अब। ठीक है, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब देखो किस प्रकार अंग्रेजों ने इंटरनल अफेयर में अपना हस्तक्षेप किया। डूंगरपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उनको गद्दी से हटा दिया। ठीक है, और प्रतापगढ़ के शासक थे उनके पौत्र दलपत सिंह, यानी डूंगरपुर के पास रियासत थी प्रतापगढ़, वहाँ के जो शासक थे उनके पौत्र थे दलपत सिंह, उनको डूंगरपुर का शासक बना दिया। तो इससे क्या हुआ, वहाँ की जो लोकल जनता है उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी, उनको भी अधिकार से हटाने का प्रयास किया। इससे वहाँ के लोग क्रुद्ध होकर उन्होंने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी, कैप्टन ब्लैक की हत्या कर दी उन्होंने। ठीक है, कहाँ करी कैप्टन ब्लैक की हत्या? जयपुर में। कोटा में अंग्रेजों ने तात्कालिक महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया। तो अंग्रेज क्या करते, पर्टिकुलर रियासत के 2 धड़े बना देते और एक धड़े को खुद सपोर्ट करते। उससे कोटा की रियासत है, वहाँ किशोर सिंह के विरुद्ध वहाँ का फौजदार जालिम सिंह है ना, उनका समर्थन किया। तो उसके बदले क्या हुआ, हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। अलवर भरतपुर रियासतों में वहाँ अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पे बिठा दिया। अवयस्क होगा तो क्या होगा, अंग्रेजों के पास प्रशासन चला जाएगा, पावर पॉलिटिकल एजेंट के पास चली जाएगी। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। अब ब्रिटिश सरकार के विरोधी था मान सिंह, और मान सिंह ने बाकी राजाओं को भी ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष उत्पन्न करने में योगदान दिया। अब हमने कहा कि हमने देखा राजस्थान की 1857 क्रांति के समय शासक कौन थे, पर्टिकुलर रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कोटा रियासत है, उसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। ठीक है, जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, ये काफ़ी फेमस है, ऐसे याद भी हो जाएगा, आगे जो कहानियाँ उससे आपको। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, ये आपको याद रखना है। मॉरिसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? भरतपुर का मॉरिसन। ठीक है, ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है? जयपुर का। फिर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? सावर्स है ना, सावर्स वो पॉलिटिकल एजेंट है कहाँ का? उदयपुर का। और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट है जेडी हॉल, क्योंकि अंग्रेज, जैसे आप याद करना चाहिए तो अंग्रेज गर्मियों में कहाँ जाते थे? सिरोही जाते थे, क्योंकि गर्मी लगती थी उनको ज़्यादा। सिरोही में माउंट आबू वगैरह जाते थे वो, और वहाँ पे हॉल में बैठते थे। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो कि जेडी हॉल है वो सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान में भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करना चाहती थी।
अब सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज सरकार कुछ सुधारात्मक प्रयास कर रही थी, जैसे जो कुरीतियाँ प्रचलित थी उनको ख़त्म करना, जिसमें कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा, ऐसे कदम उन्होंने उठाए। जनता को लगा कि अंग्रेज है ना राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हो, और जनता के मन में इस चीज़ का असंतोष उत्पन्न हो। हालांकि भले ही जैसे मान लो कोई प्रथा है वो सही नहीं है, लेकिन लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो सालों से चली आ रही है वो परंपरा। तो जनता आज भी ऐसा ही होगा, आज भी अगर कोई प्रथा चल रही है और वो सही नहीं है, गलत है, और आप अगर उसको हटाने का प्रयास करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उस समय भी ये हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप हुआ। आर्थिक साधनों का उन्होंने आधिपत्य कर लिया। खिराज की राशि थी वो काफ़ी हेवी थी, जो आर्थिक स्थिति अंग्रेजों की खराब कर रही थी। सामंतों के विशेषाधिकार पर उन्होंने कुठाराघात किया था और सामाजिक जीवन पे हस्तक्षेप किया। ये सारे मोटे मोटे पॉइंट थे जिन्होंने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता, ये सारे वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। हमने पढ़ लिया। अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं इस संबंध में उत्तर। इसके अलावा एक और पॉइंट था, ईसाई मत का प्रचार। मोस्टली अजमेर मेरठ वाला क्षेत्र था, वहाँ के जो हिंदू है उनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करके ईसाई बनाने का प्रयास वहाँ पे हुआ। इससे ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया, तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के पनपने में राजस्थान के कवि और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ऐसे राजाओं की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त बन गए थे, और ऐसे राजा और सामंतों की प्रशंसा की जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनको पता था है तो अल्टीमेटली गुलामी ना। इसमें बांकीदास जी, राघोदास जी, सांधु गांग जी, सूर्यकमल मिश्रण जी, ये नाम काफ़ी फेमस है, जिन्होंने भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पहले देसी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न कर दिया था, व्याप्त था। अब एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है, राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? और हम नीमच वाली छावनी को लेके कंफ्यूज होते हैं कि नीमच तो मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा लिखना है 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवड़ा। और इन छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, लेकिन अंग्रेज सैनिक नहीं थे। अंग्रेज सैनिक नहीं थे लेकिन अंग्रेज अधिकारी थे, यानी 5000 सैनिक और उन पर 30 अधिकारी, 30 अंग्रेज अधिकारी। ठीक है। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देसी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में ना घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसका कठोरतापूर्वक दमन करे। ऐसी आदेश किसको प्राप्त हुआ? एजीजी को प्राप्त हुआ। अब क्रांति की शुरुआत होती है, और आपको पता है क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो रही है? नसीराबाद से। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ? नसीराबाद में। और इसके कारण क्या थे? देखो, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाना की सैनिक टुकड़ी थी और एक बम्बई लांसर्स के सैनिक थे। तो 4 प्रकार कैटेगरी के सैनिक वहाँ पे थे। मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए करी जा रही है, और जो तोपें मंगाई जा रही ये भी हमारे विरुद्ध उपयोग करेंगे। और इससे क्या हुआ? विद्रोह की भावना जागृत हो गई। और ये बात सही भी थी कि वो अंग्रेज अल्टीमेटली उनके विरुद्ध कर रहे थे। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अंग्रेज शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। काफ़ी टाइम से अंग्रेज जो अजमेर में शस्त्रागार था, आर्सनल था, वहाँ की रक्षा कर रहे थे। अब उनको वहाँ से हटा दिया और नसीराबाद भेज दिया। अब मान लो शस्त्रागार की रक्षा करने वाली टुकड़ी को वहाँ से हटाया जाता है और उसको दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उनके मन में धारणा बन गई कि अंग्रेज हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इससे अंग्रेज़ों के ऊपर विरोध हो गया। और बाजार में, छावनियों में बंगाल के जो दिल्ली के संदेशवाहक है ना, वो साधु के वेश में, फकीरों के वेश में कमल और रोटी वो बांट रहे थे ना, तो आए और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो लोग उससे जागृत हुए, सैनिक भी जागृत हुए। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बनाना चाहते हैं। अगर पूछे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, किस प्रकार शुरुआत हुई, तो ये सारे पॉइंटर आप लिख सकते हैं।
तो इस कारण धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाएगी और इस तथ्य को रखा गया गुप्त। लेकिन कभी ना कभी बात तो बाहर आती है कि तोपें मंगवाई जा रही है और बताया ही नहीं, तो इससे क्या हुआ, सेना में असंतोष हुआ और उत्तेजना फैली। इस कारण से अब देखो नसीराबाद की जो क्रांति की शुरुआत है वो कब होती है, 28 मई 1857। 28 में, ये डेट आपको याद रखनी है माइंड में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोफ खाने पर कर लिया अधिकार। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे, एक तो स्पोटिसवुड, क्या नाम था, स्पोटिसवुड, और एक कर्नल न्यूबारी और स्पोटिसवुड का कल्याण कर दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। और कैप्टन लोक और हार्डी ये घायल हो गए। लोक और हार्डी और लोक घायल हो गए, स्पोटिसवुड और न्यूबारी की हत्या कर दी। अब बाकी अंग्रेज अधिकारी वो भाग गए और नसीराबाद से भागकर क्या शरण ली, ब्यावर में शरण ली। क्रांतिकारियों ने चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी। अब देखो, कर्मचारियों ने इन 4 ही लोगों को, 2 को तो घायल किया और 2 को मारा था, बाकी कुछ किसी को परेशान नहीं किया। हालांकि उन्होंने चर्च में आग लगा दी, उन्होंने तिजोरियां लूट ली, तिजोरियां तोड़ दी, खजाने को लूट लिया और चर्च में आग लगा दी। ये सारे कार्य उन्होंने किए, लेकिन किसी और व्यक्ति को परेशान नहीं किया। छावनी को तहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर, क्योंकि सारे लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली कब पहुंचे, अब देखो क्रांति कब हुई, 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857। और यहाँ के सैनिक दिल्ली कब पहुंचे, 18 जून 1857। यहाँ से ये सैनिक दिल्ली पहुंच गए, यानी अगले 20 दिनों में दिल्ली पहुंच गए। नीमच की क्रांति, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून को, यानी 28 मई के बाद 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 दिन में 3 जून को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगले को लूटते हुए, आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। यानी नीमच से रवाना हुए, सरकारी बंगले को लूटा, उनमें आग लगा दी। नीमच से कहाँ गए, शाहपुरा गए। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था करी। अब शासक शाहपुरा का हेल्प कर रहा है वहाँ पे, देखो शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करी। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाड़ा पहुंचे, वहाँ भी जनता ने इनका स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी देवली पहुंचे, टोंक पहुंचे और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। तो नीमच के क्रांतिकारी नीमच से शुरू हुए, नीमच से कहाँ गए, अब देखो इसको देखते हैं। नीमच से शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बाहेड़ा से, ये रूट देख लो इनका कहाँ से किधर जा रहे हैं। उसके बाद देवली के बाद में टोंक, और फिर आगरा, और फिर दिल्ली। तो दिल्ली जो नीमच वाले जो सैनिक थे उनका रूट क्या रहा, नीमच से शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बाड़ा, निम्बाड़ा से देवली, देवली से टोंक, टोंक से आगरा, आगरा से दिल्ली। मार्ग में नस्त अनेक स्थानों पर क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया और क्रांतिकारियों की संख्या भी धीरे धीरे, जैसे यहाँ से मान लो 20 रवाना हुए, आगे बढ़ गए 10 और जुड़ गए, 10 और जुड़ गए, इस प्रकार की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती गई जब तक वो दिल्ली पहुँचे। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। और नीमच में क्रांति कब हुई, 3 जून 1857 को। अब यहाँ से क्रांति करके कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर चले गए। अब नीमच में तो क्रांतिकारी बचे ही नहीं ना, सैनिक बचे ही नहीं। तो पीछे से एजीजी कौन था, लॉरेंस था। उसने कप्तान सोवर्स के साथ कोटा की, बूंदी की और मेवाड़ की सेना को लिया और 8 जून को नीमच पे पुनः अधिकार कर लिया, है ना। चर्च वगैरह चलो वो जला दिए थे, लेकिन उन्होंने अधिकार जरूर कर लिया वापस। एरिनपुरा और रावल की क्रांति, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग क्रांति है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने की और सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली, एरिनपुरा में जो जोधपुर की टुकड़ी थी
जब नसीराबाद में क्रांति की सूचना उनको प्राप्त हुई तो 21 अगस्त को उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कब? एरनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त की डेट याद रखो। किसके साथ? एरनपुरा के साथ में। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूट लिया और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे, मतलब एरनपुरा से रवाना हुए, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर चले गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो पाली कहाँ पे? आहुआ पहुंचे। आहुआ पाली में एक गांव है, तो वहाँ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह। उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था और सामंत और अंग्रेजों के बीच 36 का आंकड़ा था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की, अब बाकी सामंत जो अंग्रेजों से परेशान थे वो भी आहुआ आ गए। अब सारा जमवावड़ा कहाँ पे? आहुआ में। अब सारा कहानी खेल कहाँ पे होगा? आहुआ में होगा। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु नहीं भेजी थी महाराजा ने, ये क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए भेजी थी। एक सही किताब में गलत लिखा हुआ है। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित कर दी। 8 सितंबर 1857, 8 SCPT 1857। देखो युद्ध मतलब विद्रोह कब हुआ? एरनपुरा में 21 अगस्त को। अगस्त के बाद में अगला महीना कौन सा आएगा? सितंबर। सितंबर की 8 तारीख को एरनपुरा आहुआ पहुंच चुके थे क्रांतिकारी और कुशाल सिंह उनका लीडर था। अब 8 सितंबर को कुशलराज के नेतृत्व में एक सेना, सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में सेना जोधपुर के राजा ने भेजी। वो क्रांतिकारी और उनके बीच में युद्ध हुआ और राजकीय फौज को क्रांतिकारियों ने पराजित किया और इस संघर्ष में किलेदार था अनाड़ सिंह, वो मारा गया और सिंघवी कुशलराज वहां से जान बचा के भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को फिर से पराजय का सामना करना पड़ा। यानी 8 सितंबर को युद्ध हुआ और फिर 18 सितंबर को युद्ध हुआ और दोनों बार कौन जीता? क्रांतिकारी। 8 सितंबर वाली सेना का जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध में थी उसका नेतृत्व सिंघवी कुशलराज कर रहा था और 18 सितंबर में जो लॉरेंस था एजीजी, वो उसका लीडर था। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं। उसने आहुआ के ठाकुर से बदला लेने और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। क्रांतिकारी चले गए थे उधर। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया और सेना इस बार काफ़ी बड़ी लेके आया था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़ के कहाँ चले गए? सलूम्बर चले गए। तो कुशाल सिंह 20 जनवरी 1858 को जब युद्ध हुआ था तो कहाँ छोड़ के, आहुआ को छोड़ के कहाँ चले गए? तो सलूम्बर चले गए। उनके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदली की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह से लूटा और आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों को भीषण अत्याचार किया। अब मेवाड़ की क्रांति की बात करते हैं। तो 3 डेट आपको याद रखनी है आहुआ के किले की। 8 सितंबर, 18 सितंबर, 3 युद्ध हुए ना, और 20 जनवरी। 20 जनवरी में साल चेंज हो जाएगा, 1858 हो जाएगा। ठीक है। इस समय मेवाड़ की जनता ने भी अंग्रेज के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ के तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी सरकार दोनों ने मेवाड़ के संबंधों का भय था, अतः दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को एक पत्र लिखकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे देंगे कठोर दंड। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने सामंतों को पत्र कब लिखा था? तो 27 मई 1857 को। ठीक है, तो काफ़ी पहले उन्होंने पत्र लिख दिया था।
यहाँ तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों को मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देंगे। तब कप्तान सावर्ष ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर को अपदस्थ करके राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्ष की धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा को कहा कि जो हमारे अधिकार थे वो वापस दे दो, अगर वापस नहीं दिए तो चित्तौड़ की गद्दी पर स्वरूप सिंह नहीं बैठेगा, कोई और ही बैठेगा। तब सावर्ष ने कहा भाई तू चुपचाप बैठ, अगर नहीं बैठा तो फिर तुम्हें तुम्हारी जागीर से हटा दूंगा और ये इससे ही भगा दूंगा, ऐसा कैप्टन सावर्ष ने उसको कहा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मेवाड़ में कोई स्पेशल क्रांति हुई नहीं है, सारी डरावने वाली बात थी। पहले उन्होंने उनको डराया, फिर उन्होंने उनको डराया, बस। अब बात करते हैं कोटा की क्रांति की। ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग क्रांति हुई कोटा की। कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वहाँ के वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, ऐसे अफसरों को पद से हटा दो और अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दो और उनको उचित दंड दो। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें कौन कौन थे? जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। कौन थे? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। ये 3 प्रमुख अधिकारी थे जिनको अंग्रेज हटाना चाहते थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी वह किसी प्रकार महाराव की फौज और अधिकारियों पर प्रकट होगी। अब पता चल गया कि मेजर बर्टन महाराव को ये कह रहे हैं। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब कोटा वाली क्रांति की डेट याद रखो, 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। अब मेजर बर्टन कहाँ उसको सलाह दे रहा था, कहाँ वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में ही कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पर विवश कर दिया, यानी महाराव को घेर लिया, एक तरीके से बंदी बना के रख लिया और साइन करवा रहे हैं उससे। उसमें 9 शर्तें थी, उसमें एक शर्त थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। अब उनको लगा कि अंग्रेज कहीं कल को रुष्ट हो गए इन बंदों से तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने महाराव की साइन करा लिया कि तूने बोला था कि इस बर्टन की हत्या कर दे। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए विवश होना पड़ा जब तक करौली के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। जब तक करौली से सैनिक सहायता आई थी कोटा को, अब सैनिक सहायता नहीं आई तब तक जो क्रांतिकारी जो कहते हैं महाराव को वो करना पड़ता बेचारे को। बेचारा तो क्या ही था। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर 6 माह तक अधिकार रहा और उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और आग लगा दी। जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा, जो भी सरकारी थी, अंग्रेजी संपत्ति थी, उनको लूट लिया। ऐसा लगता था कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। अब बाकी सारे लोग लगता इस प्रकार से महसूस हो रहा था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्रांतिकारियों के साथ है। जैसे क्रांतिकारियों में शहर में लूटमार और अत्याचार का लोगों के भीषण आतंक पैदा कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक H.C. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल नदी के तट पर पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा से बाहर भगाने पर विवश किया। तो कोटा में स्थिति को सुधार करने के लिए, अंग्रेजों के पक्ष में करने के लिए कौन आया था? H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेके आया था। कब? 22 मार्च 1858। 22 मार्च 1858 कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका और क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए और जयदयाल को गिरफ्तार किया गया और तोप से उड़ा दिया गया। ये कहानी रही कोटा की। अब अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक सीमित नहीं रही। इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा और मथुरा से काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी। भरतपुर के महाराजा कौन थे?
जसवंत सिंह, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन निकल यहाँ से, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर और मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवार तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली की कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने से क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। इसमें देखो फैक्ट नहीं बन रहा है कुछ भी, ये सिर्फ बोल बच्चन वाली बातें हैं, आपको एक बार रीड सुन लेना है, समझ लेना है। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शासकों को काफ़ी परेशान किया। अब इसमें क्या भी परेशान किया, कितना परेशान किया, बोले काफ़ी परेशान किया, इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में पृष्ठ हुई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति कारण धौलपुर रियासत की सेना अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की और वहाँ के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारी की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में राव, रामचंद्र और हीरालाल। अब प्रश्न ये बन सकता है कि धौलपुर के क्रांतिकारियों के नाम बताओ दो के, तो रामचंद्र और हीरालाल। क्या नाम है? रामचंद्र और हीरालाल, ये धौलपुर से संबंधित है। जयपुर के महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध रखो, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। उस्मान खां, विलायत खां और सादुल्ला खां, इनका संबंध किस रियासत से है? तो आप क्या कहोगे? जयपुर से। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम होगी। उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निकाल दिया और शेष दोनों को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। ये सारी बातें जयपुर रियासत से हुई। टोंक में भी नवाब की सेना से मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो क्रांतिकारी थे वो नीमच वाले, वो टोंक होते हुए आए थे। उसकी सहायता से नवाब ने किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने पर भरपूर प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलुम्बुर और कोठरिया का योगदान। अब जैसे हमने सलुम्बुर के ठाकुर के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या योगदान रहा? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 सामंत, एक तो सलुम्बर का केसरी सिंह और कोठरिया का ज्योति सिंह। तो अब प्रश्न ये बनता है कि सलुम्बर का ठाकुर कौन था? केसरी सिंह। और कोठरिया का ज्योति सिंह। 1857 के क्रांति संग्राम के समय अपूर्व योगदान रहा। अपूर्व योगदान रहा, कोई फैक्ट नहीं है। मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं को उन्होंने सहयोग किया और क्रांतिकारियों के परिवारों को भी उन्होंने आश्रय दिया। सलुम्बर के ठाकुर रावत केसरी सिंह के आसपास के जागीरदारों को साथ लेके आउवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। अब सलुम्बर का ठाकुर आउवा में जो युद्ध हुआ था ना, उसमें हेल्प करने के लिए पहुंचा था। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ संधि की। केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, परंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका। अंग्रेजों और आउवा गांव के तहस नहस कर दिया और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरय अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठरिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया और कोठरिया में पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को शरण दी। इस प्रकार सब प्रकार से सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर और कोठरिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और यानी कहने का मतलब 1857 की क्रांति में सलुम्बर और कोठरिया का योगदान था। उन्होंने पेशवा की भी हेल्प करी, कुशाल सिंह की हेल्प करी। ये मोटा मोटी बात निकल के आ रही है। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की ओर से सभी नरेशों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। जो ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने कहा कि जो राजा है ना, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। अब क्या दावत दी, इसका क्या ही बढ़ता है। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां। अब देखो, अब क्रांति हुई, क्रांति होने के बाद में कुछ चीज़ें थी, अंग्रेजों को लगा कि क्रांति हुई क्यों, इसको चेक करो। अब जहाँ कुछ दिक्कतें थी उनको सुधार करो, जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ इसके फलस्वरूप, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां होने लगी, जो व्यापारी है उनका सहयोग लिया जाने लगा, और राजपूतों का महत्व थोड़ा कम और बाकी जो फैक्ट थे उनका थोड़ा प्रभाव बढ़ा। राजाओं को एक तसल्ली ज़रूर दी कि आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, मौज करो, ऐश करो, आप अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के नरेश जागीरदार अब अंग्रेजों में पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 की असफलता के कारण, क्या कारण थे कि 1857 में असफल रहा? राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अंग्रेजों के प्रति झुके हुए थे और राजा अंग्रेजों का सीधा सहयोग कर रहे थे। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी रोकने में ब्रिटिश सत्ता का खुल के सहयोग किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया था, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के जैसे जयपुर वाले चाह रहे थे हो, लेकिन नहीं कर पाए वो। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय क्रांति, जैसे एक डेट पे क्रांति नहीं हुई, अलग अलग डेट पे, सेम डेट पे अगर सारा विद्रोह होता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने ट्यांटा टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। ट्यांटा टोपे बेचारा कई बार आया, मारवाड़ में आया, मेवाड़ में आया, जयपुर में आया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो उन्होंने नेतृत्व करने की बजाय पत्र व्यवहार के जो कागजात थे वो अंग्रेजों को दे दे, देखो यार तुम्हारे विरुद्ध एक कर रहे हैं, तो फिर कैसे जीतेंगे। राजस्थान का देशी रियासतों में बटा हुआ, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों को एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, केंद्रीय संगठन नहीं था, नेतृत्व का अभाव था। जैसे थोड़ा बहुत अगर आहुआ में हुआ तो 2 बार उन्होंने अंग्रेजों की सेना को हराया भी था। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों के पास धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति का दमन करने के लिए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण ले लिया। अब बाकी जगह से फ्री हो गए तो वो सेना कहाँ पे लगा दी? राजस्थान में लगा दी। असफलता के परिणाम क्या हुए, मतलब 1857 की क्रांति के परिणाम? तो राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। एक तो सारी की सारी, अब पॉलिटिकल एजेंट वाला सिस्टम खत्म, पावर सीधा सीधा किसके पास हो गया? अब ब्रिटिश संरक्षण के पास। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया, एक राजा की गुलाम, एक अंग्रेजों की गुलाम। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, ये चीज़ें क्रांति के फलस्वरूप लोगों के मन में हुई। हालांकि क्रांति कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बराड़, गोपाल सिंह खारवा, ये इन्होंने चीज़ों को समझा और जन आंदोलन करने में योगदान दिया आगे जाके। अब इस प्रकार हमने 1857 क्रांति के संबंध में जो पॉइंटर थे वो हमने देख लिए। बाकी सारे फैक्ट हम सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें समय लगाना सही उचित नहीं होगा, तो सिंपल रीडिंग। अब इसके कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान में किस रियासत के साथ संधि की? तो उन्होंने करौली के साथ संधि करी, नहीं सिरोही के साथ संधि करी, सिरोही के साथ सबसे अंत में संधि करी थी। 1857 क्रांति की प्रारंभ होने के राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 जगह थी। कौन कौन सी थी? नीमच, देवली, एरनपुरा, नसीराबाद, नसीराबाद होगी, नीमच होगी, देवली होगी, ब्यावर होगी, उसके बाद एरनपुरा और खेरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ उस समय थी। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं।
राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कौन से दिनांक को हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। कब? 28 मई 1857 को। किस डेट को हुआ? 28 मई 1857 को। राजस्थान के 3 प्रमुख स्थान जहाँ 1857 के सैनिक विद्रोह हुए, तो देखो कोटा में हुआ, और नसीराबाद में हुआ, देवली में हुआ। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम जिन्होंने 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों को सहयोग किया। तो एक तो किया था आपके, हाँ, 3 राजाओं ने सहयोग किया। राजाओं ने किसने सहयोग किया था? एक तो अलवर के राजा ने सहयोग किया था, एक भरतपुर के राजा ने सहयोग किया था, और एक कौन से राजा थे? बाकी ये तो ज़रूर थे, सामंत ज़रूर थे जिन्होंने, जैसे केसरी ये सलूम्बर के और कोठेरिया के जो ठाकुर थे और आउआ के ठाकुर थे, इन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग किया था। अब देखो प्रश्नों को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बैटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? तो ये बिल्कुल कोटा में मारे गए थे। मेजर बैटन का संबंध किस रियासत से था? कोटा से था। 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ? नसीराबाद में, 28 मई 1857। कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो जयदयाल मेहराब खान। तो जयदयाल हो गया इसमें से। 1857 की क्रांति हुई थी 28 मई को। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मेयर रेजिमेंट कहाँ थी? तो ब्यावर छावनी में मेयर रेजिमेंट थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में मेयर रेजिमेंट कहाँ थी? ब्यावर छावनी में। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो शानदार नाम था तखत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखो अजमेर में, नसीराबाद में हुई थी, नीमच में हुई थी, आहुआ में हुई थी, लेकिन जयपुर में नहीं हुई थी। 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय था, जिसको बंदी बना के रखा गया 6 महीने तक। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बैटन, जिसकी हत्या कर दी उसके 2 पुत्रों के साथ में। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। नीमच से कंफ्यूज नहीं होना है। 1857 के विद्रोह के दौरान किन स्थानों पर मेजर बैटन की हत्या हुई थी? तो कोटा में ही हुई थी मेजर बैटन की हत्या। तो कोटा में मेजर बैटन की हत्या हुई। विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल कोटा में विद्रोह का नेता था। कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल कोटा में विद्रोह का नेता था। नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाले नायक कौन थे? तो डूंगजी जवार जी और लोटू जाट। ये डूंगजी जवार जी और लोटू जाट है, ये सैनिक छावनी को लूटा था। उन्होंने कहाँ पे? नसीराबाद की छावनी को। ये उसमें नहीं दे रखा है, ये पुरानी वाली जो बुक है आरबीएससी की, उसमें ये फैक्ट दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो अलवर रियासत को गोद लेने के मामले में 2 हिस्सों नहीं, अलवर रियासत को बांट दिया था। ठीक है। किस राज्य में महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगों के कारण अंग्रेजी रियासत नियंत्रण की स्थापना करी थी? तो बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण कहाँ लगाया था? लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक थे? तो हमने पढ़ा था कि ये बांसवाड़ा के शासक थे। तो ये बांसवाड़ा में। कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1857 में 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? ये फैक्ट इसमें आया नहीं, लेकिन ये देखो इसमें दे रखा है 1822। अभी याद रखना है 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई। जोधपुर लीजियन 1835, यानी पहले 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की, और फिर उसके अगले साल जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई। और मेवाड़ बील कोर की 1841 में हुई। और मेरवाड़ा बटालियन सबसे पहले 1822 में। ठीक है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था क्या था? तो तात्कालिक कारण वही एनफील्ड राइफल वाला था। 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान के एजीजी कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस थे, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, एजीजी थे। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट तो सावर्स था। और मेक मोशन कहाँ का था? तो मेक मेशन ये था। मॉरिसन तो भरतपुर का था। मेक मेशन मारवाड़, मतलब मारवाड़ का, जोधपुर का था। ईडन जयपुर का था। और पैट्रिक लॉरेंस था क्या था? ये उस समय एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था। कहाँ पर क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया? तो कोटा में कैप्टन बर्टन का सिर काटा, पूरे कोटा शहर में घुमाया था क्रांतिकारियों ने। बर्टन का संबंध सीधा कोटा से था।
1857 क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो ये भारत में पूछ रहा है, तो ये मेरठ में हुई थी, राजस्थान में नसीराबाद में हुई थी। कौन सा सुमेलित नहीं है, नीमच कहाँ है, तो नीमच ग्वालियर में, नीमच का मुख्यालय ग्वालियर में, नीमच जो छावनी थी उसका मुख्यालय ग्वालियर में था, ये बता रहा है। एरनपुरा का पाली में था, देवली का टोंक में था, देवली का कहाँ पे था, टोंक में था, और खेरवाड़ा का उदयपुर में था। तो देखो नीमच वाला मुख्यालय देखो कहाँ पे है, नीमच वाला मुख्यालय ग्वालियर में दे रखा है, तो याद रखना है, ये फैक्ट कहीं हमने देखा नहीं है पहले। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये 28 मई 1857 को कहाँ पे हुई, नसीराबाद से हुई। किस छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह का शस्त्रागार में आग लगा दी थी, तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगाई थी नीमच छावनी में। तो मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी छावनी से है, तो नीमच छावनी से है। कहाँ पर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े, तो एरिनपुरा छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े थे। आवा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा आवा में क्रांति का नेतृत्व किया गया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का सूत्रपात किया गया, जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल मेहराब खां द्वारा क्रांति का सूत्रपात किया गया 15 अक्टूबर। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर। कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकतर रियासतों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण, तो एनफील्ड राइफल। नीमच छावनी में सैनिकों के किसके विद्रोह से विद्रोह का शस्त्रागार में आग लगा दी, तो मोहम्मद अली बेग ने नीमच छावनी में शस्त्रागार में आग लगा दी थी। किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया, तो ब्रिगेडियर होम्स ने जनवरी 1858 में आउवा के पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया था। लाला जयदयाल और मेहराब खां क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पे किया, तो कोटा में जयदयाल मेहराब खां ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार हमने ये रीडिंग करी और कुछ क्वेश्चंस को देखा। हो सकता है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है कि कंटेंट जिस इजी वे में आप पढ़ते हो वैसा नहीं हो, लेकिन हम सिंपल रीडिंग कर रहे हैं, तो सिंपल रीडिंग के हिसाब से आपको जज करना है, एक उस तरीके से जज नहीं करना है कि इसको वीडियो को कि इसकी क्वालिटी समझाने के हिसाब से कमज़ोर रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है।